हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट मैथमेटिक्स एंड साइंस। आपका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज हम सब क्लास 6 NCERT मैथ्स बुक की प्रथम अध्याय अपनी संख्याओं की जानकारी पढ़ेंगे। हमने प्रथम अध्याय में पिछले वीडियो तक में एक्सरसाइज 1.1 तथा एक्सरसाइज 1.2 हल कर लिया है। आज हम सब एक्सरसाइज 1.3 हल करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1.3 को हल करने के लिए हम सब आकलन विधि अथवा एस्टीमेट वैल्यू का यूज़ करेंगे। हम सब एक्सरसाइज 1.3 में दिए गए प्रश्नों को सबसे पहले या निकटतम दहाई डेट इज नियरेस्ट टेंस या निकटतम सैकड़ा नियरेस्ट 100 या निकटतम 1000 डेट इज नियरेस्ट 1000 या निकटतम 10,000 डेट इज नियरेस्ट 10,000 तक राउंडिंग ऑफ करेंगे, यानी कि सन्निकट मान निकालेंगे। फिर उसके बाद हमारे प्रश्न में दिए अनुसार उनका योग, अंतर अथवा आकलन द्वारा उनका हल कर लेंगे। तो आइए अब हम सब दिए गए संख्याओं का सन्निकट मान निकालना अथवा राउंडिंग ऑफ करना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम सब संख्याओं का राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट हंड्रेड्स, नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 10,000 अर्थात निकटतम दहाई, निकटतम सैकड़ा, निकटतम 1000, निकटतम 10,000 ये सब निकालना सीखेंगे। फिर उसके बाद इन सभी प्रश्नों का हल करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम सब इन संख्याओं का निकटतम दहाई सन्निकट करना सीखते हैं, अर्थात राउंडिंग ऑफ अप टू 10, अप टू नियरेस्ट 10 हम सब करना सीखते हैं। हम सब राउंडिंग ऑफ टू दी नियरेस्ट 10 तक करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, एग्जाम्पल है 28। तो स्टूडेंट्स, हम सब देखेंगे कि हमारा जो 28 है वो उसका नियरेस्ट टेंस क्या होगा। तो हमें जैसा कि पता है 28 जो है 20 और 30 के बीच में आता है स्टूडेंट्स। तो अगर 20 से 28 के बीच का गैप देखा जाए तो इसके बीच का गैप 8 तक का है, और 28 से 30 के बीच का गैप देखा जाए तो इसका गैप 2 का है। अर्थात 28 के लिए निकटतम 10, निकटतम दहाई 30 होगा, क्योंकि 28 से 30 तक की दूरी कम है। अर्थात 28 का राउंडिंग ऑफ अप टू नियरेस्ट टेंस 30 होगा। तो आइए अब हम सब बाकी के एग्जाम्पल्स हल करते हैं ताकि हमें निकटतम दहाई के अंक सन्निकट करना अथवा नियरेस्ट 10 फाइंड करना सीख जाएंगे। तो हमारा प्रश्न है 32। तो हमें पता है स्टूडेंट्स कि हमें इनका निकटतम 10 फाइंड करना है। तो हमें 10th के मल्टीपल को देखना है कि हमारा 32 किन दो टेंस के बीच आता है।
तो हमारा 32, 30 और 40 तो हमारा 32, 30 और 40 दहाई के बीच आता है, अर्थात हमारा 32 दहाई के दो गुणज 30 और 40 के बीच आता है, अर्थात 32 दो टेंस के बीच 30 और 40 के बीच आता है। तो हम सब देखेंगे स्टूडेंट्स कि 10 से 32 की दूरी 2 यूनिट है और 32 से 40 की दूरी 8 यूनिट है, अर्थात स्टूडेंट्स 32 के लिए निकटतम दहाई 30 होगा, अर्थात नियरेस्ट टेंस 32 के लिए होगा 30। इसी तरह से अब हम सब 52 के लिए नियरेस्ट 10 अर्थात निकटतम दहाई सन्निकट करते हैं। तो 52 हमारे 10 के दो गुणज 50 और 60 के बीच आता है, अर्थात 52 हमारे दो टेंस 50 और 60 के बीच आता है। तो 52 के सबसे नज़दीक कौन सा टेंस है हमें ये पता करना है। जो सबसे नज़दीक टेंस होगा उसे ही हम निकटतम दहाई सन्निकट बोलते हैं या राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस बोलते हैं। तो चलिए इसका राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस अर्थात निकटतम दहाई फाइंड करते हैं। तो 50 से 52 के बीच 2 का गैप है और 52 से 60 के बीच 8 का गैप है, अर्थात 52 के ज़्यादा सन्निकट है, अर्थात 52 का निकटतम दहाई 50 होगा। अब हम सब 41 का सन्निकट निकालेंगे, निकटतम दहाई निकालेंगे। तो 41 हमारे 40 और 50 दो दहाइयों के बीच आता है, जो कि जिनका निकटतम दहाई 40 होगा। आइए इसी प्रकार से अगले एग्जाम्पल्स 39 के लिए देखते हैं। 39 30 और 40 के बीच आएगा और इसका निकटतम दहाई 40 होगा। क्योंकि 30 और 39 के बीच 9 का गैप है, जबकि 39 और 40 के बीच 1 का गैप है, अर्थात निकटतम दहाई 40 होगा। अब हम सब अगले उदाहरण को देखें तो हमारा अगला उदाहरण 48 है। 48 40 और 50 के बीच आता है और 40 से 48 के बीच का गैप 8 है और 48 से 50 का गैप 2 है, अर्थात निकटतम दहाई 50 होगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगला उदाहरण 64 के लिए निकटतम दहाई क्या होगा। तो इसके लिए 64 हमारे दो दहाइयों के बीच 60 और 70 के बीच है। तो 60 से 64 की दूरी 4 है और 64 से 70 की दूरी 6 है, अर्थात दोनों में से निकट 60 हुआ। इसलिए 64 का निकटतम दहाई 60 होगा। अब हमारा अगला उदाहरण 59 के लिए 59 59 दो दहाइयों के बीच 50 और 60 के बीच है। तो 50 से 59 के बीच 9 का गैप है और 59 से 60 के बीच 1 का गैप है। तो यह हम आसानी से बता सकते हैं स्टूडेंट्स कि 59 60 के ज़्यादा करीब है, अर्थात 59 का निकटतम दहाई 60 होगा, अर्थात 59 का नियरेस्ट टेंस 60 होगा। इसी तरह से
99 के लिए स्टूडेंट्स 99 90 और 100 के बीच आता है स्टूडेंट्स। तो 90 से 99 के बीच का गैप 9 का है और 99 से 100 के बीच का गैप 1 का है। तो हम सब क्लियरली आसानी से बता सकते हैं कि 99 से 100 के बीच क्योंकि एक ही है, अर्थात 99 का निकटतम दहाई अर्थात नियरेस्ट 10 100 होगा। आइए हम सब अब बचे हुए एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो 250 के लिए निकटतम दहाई का अंक क्या होगा, या 215 के लिए नियरेस्ट 10 क्या होगा स्टूडेंट्स। तो इसका नियरेस्ट 10 फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ये बात समझिए कि जब हमें नियरेस्ट 10 बोला जाए तो हमें केवल 10 तक के वैल्यू का ही निकटतम मान ज्ञात करना है। हमें 100 पे नहीं काम करना होता है। तो स्टूडेंट्स यदि हम सब 215 के दहाई अंक के मान तक देखें तो 215 में हमारा 5 वंस कहलाएगा, और 1 टेंस कहलाएगा और 200 कहलाएगा। तो हमें सिर्फ वंस और टेंस अर्थात टेंस तक की वैल्यू देखनी है। तो यानी कि हमारा 10 तक के लिए वैल्यू हो जाएगा 15, अर्थात हम 15 के लिए चेक करेंगे कि 15 हमारे किन दो टेंस के बीच आता है। तो 15 हमारा 10 और 20 के बीच आता है, अर्थात 215, 210 और 220 के बीच आएगा। तो अब हमें पता कर लेना है कि दोनों के बीच कितना गैप है। तो 210 और 215 के बीच 5 का गैप है स्टूडेंट्स, और 215 और 220 के बीच भी 5 का गैप है। तो जब भी हमें इस तरह के प्रश्न दिए जाएं कि हमारा वंस के प्लेस पे 5 हो, तो वह हमेशा सक्सेसर अगली ही और बढ़ेगी। इसका निकटतम मान अगले और ही बढ़ते क्रम में ही जाना है। अर्थात अगर यदि 215 का निकटतम दहाई बोला जाए तो हमें निकटतम दहाई 220 ही लेना है। इसका निकटतम दहाई हम सब 210 नहीं ले सकते। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ आई होगी। तो यदि हमारे पास 225 होता है स्टूडेंट्स, तो हम सब 230 लेते हैं इसका निकटतम दहाई। तो चलिए अब हम सब बाकी के बचे हुए एग्जांपल्स देखते हैं। हमारा अगला एग्जांपल है 1453 1453। तो 1453 के लिए हमें निकटतम दहाई अर्थात नियरेस्ट 10 फाइंड करने हैं। तो मैंने पहले ही बताया था कि निकटतम दहाई फाइंड करना हो अर्थात नियरेस्ट 10 फाइंड करना हो, तो सबसे पहले हमें दहाई के अंक तक देखना है। तो हमारा दहाई का अंक तक हो जाता है 53। तो हमें चेक करना है 53 किन दो दहाइयों के बीच आता है, और बाकी के 100 और 1000 सेम का सेम रह जाएगा दोनों डिजिट्स में। तो हम सब देखते हैं कि 100 और 10 मैंने सेम 100 और 1000 मैंने सेम रखा है दोनों ही डिजिट में, और 53 जो है 50 और 60 के बीच में आता है, अर्थात 1453 1450 और 1460 के बीच आता है। तो 50 से 53 के बीच का गैप 3 है, अर्थात 1450 1450 से 1453 की दूरी 3 है।
और 1453 और 1460 के बीच का गैप, बीच की दूरी 7 है। तो हम सब आसानी से पता कर सकते हैं, स्टूडेंट बता सकते हैं कि 1453 अर्थात 1453 के सन्निकट सबसे नज़दीक 1450 है, अर्थात 1453 का निकटतम दहाई 1450 हुआ। आइए अब हम सब आखिरी के एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो हमारा आखिरी का एग्जाम्पल है 2936। तो जैसा कि मैंने पहले बोला था, दहाई तक का मान को देखना है हमें। तो हमारा दहाई तक का मान 36 है, अर्थात 36 हमारा 30 और 40 के बीच आता है। इसे 30 और 40 के बीच हम सब लेंगे और 100 और 1000 का स्थान सेम का सेम ही रहेगा, अर्थात हमारा 2936, 2930 और 2940 के बीच आता है। तो 2930 से 2936 के बीच का गैप 6 का है और 2936 और 2940 के बीच का गैप 4 का है। तो क्लियरली हमें पता है स्टूडेंट्स कि 2940 ज़्यादा निकट है, अर्थात 2936 के सबसे नज़दीक निकटतम दहाई नियरेस्ट टेंस 2940 होगा। तो इस प्रकार से अब तक हम सब सन्निकटन द्वारा निकटतम दहाई ज्ञात करना सीख चुके हैं। आइए अब हम सब इसके बाद संख्याओं का सन्निकटन सैकड़े तक करना सीखते हैं, 100 तक करना सीखते हैं। अर्थात आइए अब हम सब राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100 सीखेंगे। तो हम सब कुछ उदाहरण लेते हैं। हमारा पहला उदाहरण 841। तो इसके लिए हमारा नियरेस्ट 100 सबसे निकटतम सैकड़ा क्या होगा? तो हमारा सबसे निकटतम सैकड़ा होगा तो आइए स्टूडेंट्स अब हम सब नियरेस्ट टेंस फाइंड करते हैं। तो हम सब पहला एग्जांपल लेते हैं 841। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम सब नियरेस्ट टेंस फाइंड कर रहे थे तो हमारा 841, 800 और नियरेस्ट टेंस के बाद स्टूडेंट्स आइए अब हम सब नियरेस्ट 100 फाइंड करना सीखते हैं। तो जैसा कि मैंने नियरेस्ट टेंस के वक्त बताया था कि नियरेस्ट टेंस फाइंड करते वक्त हम सब दहाई अंक तक के मान को आकलन करते हैं। ठीक इसी प्रकार जब हम सैकड़े तक सन्निकटन करते हैं, अर्थात नियरेस्ट 100 फाइंड करते हैं, तो हमें 100 तक के अंकों का आकलन करना होता है। अर्थात मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। तो हमारा पहला एग्जांपल है 841। तो हमें ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि 841 में हमारा 1 वंस प्लेस पे है, 4 टेंस प्लेस पे है और 8 100 प्लेस पे है। तो जब भी हम लोग सैकड़े तक का सन्निकटन करेंगे तो हमें 100 प्लेस तक 100 के स्थान तक का सन्निकटन करना है। तो हमें सबसे पहले हमारा 100 का स्थान 8 है, हमारा 100 का स्थान 8 है, अर्थात हमें देखना है कि हमारा दिया गया संख्या 841 किन दो 100 के गुणज अर्थात किन दो
100 के मल्टीपल्स के बीच आ रहा है। तो हमारा 841 200 के मल्टीपल्स के बीच आ रहा है, 200 के गुणज के बीच आ रहा है। पहला 100 का मल्टीपल 800 होगा और दूसरा 100 का मल्टीपल 900 होगा। अर्थात हमारा 841 दो नियरेस्ट 100 के मल्टीपल के बीच जो आ रहा है वो है 800 और 900। अर्थात हमारा 841 दो नियरेस्ट 100 के मल्टीपल के बीच 800 और 900 के बीच आ रहा है। तो अब हम सब इनके बीच का गैप देख लेते हैं कि किनके बीच ज़्यादा गैप है। जिनके बीच गैप कम होगा वह ही हमारा नियरेस्ट 100 अर्थात निकटतम सैकड़ा होगा। तो आइए 800 और 841 के बीच का गैप 41 का है, जबकि 841 और 900 का गैप 59 का है। क्लियरली हमें पता चल गया स्टूडेंट्स कि 841 की दूरी 800 के सबसे नज़दीक है। अर्थात 841 का नियरेस्ट 100 800 होगा। अब आइए हम सब अगला एग्जांपल करते हैं। हमारा अगला एग्जांपल है 9537। तो जैसा कि मैंने स्टूडेंट्स बताया था आप सभी को कि कितने भी बड़ा संख्या दिया हो, हमें जब सन्निकटन 100 तक बोला जाए, 100 नियरेस्ट 100 तक जब नियरेस्ट 100 फाइंड करना हो तो बस हम सब 100 वैल्यू तक एस्टिमेट करते हैं, आकलन करते हैं। अर्थात हम जब 100 वैल्यू तक देखें तो हमारा 7 1s हो जाएगा, 3 10s हो जाएगा, 500 हो जाएगा और 9000 हो जाएगा। तो हमें चूँकि 100 प्लेस तक देखना है तो हमारा जो 100 प्लेस है वहाँ तक हमें देखने पे 537 प्राप्त होता है, 537 प्राप्त होता है। तो अब हम सब देखेंगे कि 537 किन दो नियरेस्ट 100 के बीच अर्थात किन दो निकटतम 100 के बीच पाया जा रहा है। तो हमारा 537 500 और 600 के बीच पाया जा रहा है और 1000 का प्लेस दोनों में सेम ही होगा। अर्थात 9537 9500 और 9600 के बीच पाया जा रहा है। तो अब इनके बीच का गैप देख लेते हैं स्टूडेंट्स। 9500 से 9537 के बीच का गैप 37 का है और 9537 से 9600 का गैप 63 का है। तो क्लियरली हमें पता चल गया स्टूडेंट्स कि 9500 हमारा नियरेस्ट 100 होगा, क्योंकि 9500 की दूरी 9600 के मुकाबले कम है। अर्थात 9537 का निकटतम सैकड़ा 9500 होगा। अर्थात 9537 का नियरेस्ट 100 9500 होगा। अब हम सब अगले एग्जाम्पल की ओर आते हैं। हमारा अगला एग्जाम्पल है हमारा अगला एग्जाम्पल है 49730। तो ठीक इसमें भी हमें पता चलता हम सभी का प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। 0 हमारा 1s है, 3 10s, तो मैंने सभी के ऊपर सभी का प्लेस लिख दिया है। 1s 10s 100 1000 10,000। तो इस प्रकार से मैंने जैसे पहले बताया था कि हमें 100 के प्लेस तक देखना है, तो हमें 100 के प्लेस तक चेक करने से पता चलता है कि हमारा 100 के प्लेस तक
जो नंबर बनेगा वो है 730। तो हमें ध्यान देना है कि 730 किन दो हंड्रेड्स के मल्टीपल के बीच आता है। तो 730 700 और 800 के बीच आता है, और 1000 और 10,000 हमारा ज्यों का त्यों रह जाएगा। अर्थात हमारा 49,730 जो है 49,700 और 49,800 के बीच आएगा। तो अब हमें गैप पता करना है कि दोनों के बीच में किनका गैप कम है। जिनका गैप कम होगा वह हमारे इस संख्या का आंसर होगा, डैट इज वो हमारा इस संख्या के लिए नियरेस्ट 100 होगा, निकटतम सैकड़ा होगा। तो आइए अब हम सब गैप देखते हैं। 49,700 और 49,730 के बीच 30 का गैप है, और 49,730 और 49,800 के बीच 70 का गैप है। क्लियरली हमें पता चल गया कि 49,730 से सबसे नज़दीक 49,700 है, अर्थात हमारा नियरेस्ट 100 निकटतम 100 49,700 49,700 होगा। आइए अब हम सब अगले एग्जाम्पल्स की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला एग्जाम्पल है 2546। जैसा कि मैंने पहले बोला था कि 100 के प्लेस तक हमें देखना है। तो 100 के प्लेस तक जब हम चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा 100 के प्लेस तक का संख्या 546 है। तो हमारा 546 किन दो 100 के मल्टीपल्स के बीच आते हैं। तो हमारा 546 500 और 600 के बीच आता है, और हमारा 1000 का प्लेस सेम का सेम रहेगा दोनों प्लेस पे। अब हमें पता चल गया कि 2546 2500 और 2600 के बीच में आता है। अब हम सब इनके बीच का गैप देख लेंगे कि इनके बीच में गैप कितना है। 2500 और 2546 के बीच 46 का गैप है, जबकि 2546 और 2600 के बीच गैप 54 का है। तो क्लियरली हमें पता है कि सबसे कम गैप 2500 और 2546 के बीच है, अर्थात सबसे नियरेस्ट 100 2500 होगा। अब हम सब अगले एग्जाम्पल्स की ओर चलेंगे। तो हमारा अगला एग्जाम्पल है 286। तो हमारा इस बार 1s 10s 100 हमारा संख्या 100 प्लेस तक का ही दिया हुआ है। तो हमें आसानी से बता सकते हैं कि 286 200 और 300 के बीच है। तो अब गैप देख लिया जाए। 200 और 86 के बीच 86 का गैप है, और 286 और 300 के बीच 14 का गैप है। तो क्लियरली हमें पता है कि इस बार गैप 14 कम है, अर्थात 300 हमारा ज़्यादा क्लोज है 286 के, अर्थात नियरेस्ट 100 हमारा 300 हो जाएगा। अब हम सब अगला एग्जांपल लेते हैं। हमारा अगला एग्जांपल है 5750। तो हम सब 100 के वैल्यू तक जब देखते हैं तो हमें 750 प्राप्त होता है। तो 750 के नियरेस्ट कौन से 100 होंगे। तो 750 के नियरेस्ट 700 और 800 होंगे, और हमारा 1000 का प्लेस सेम का सेम ही रहेगा, अर्थात 5750 5700 और 5800 के बीच आता है। अब हम सब इन दोनों के बीच का गैप देखें तो हमें दोनों के बीच का गैप 50-50 प्राप्त होता है। तो जब भी मैं बताया था 5
जब भी हम कंपेयर करते हैं और हमारा कोई भी संख्या नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100 अथवा किसी भी एस्टिमेट वैल्यू में अपने हाफ तक पहुंच जाए तो हमें हमेशा उसके असेंडिंग फॉर्म को ही लेना है, असेंडिंग टेंस या असेंडिंग 100 को ही लेना है, मतलब उससे बड़े वाले को ही लेना है। तो जब हमारा नियरेस्ट 100 के अराउंड राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं तो चूँकि हमारा ये 50 तक पहुंच चुका है, अर्थात हमारे दोनों संख्या के बीच गैप 50 का ही है, लेकिन हम लोग 5700 ना लेकर के 5800 ही लेंगे, क्योंकि हमें हमेशा बड़ा ही लेना होता है जब दोनों के बीच गैप इक्वल आए। तो अब हम सब नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल 168 है। तो 168 हमारे दो हंड्रेड्स 100 और 200 के बीच आता है। तो अब हम सब इसमें गैप देखा जाए तो 100 और 168 के बीच 68 का गैप है, जबकि 168 और 200 के बीच 32 का गैप है। क्लियरली 200 ज़्यादा नज़दीक है, अर्थात नियरेस्ट 100 200 होगा। अब हम सब अगले एग्जांपल्स की ओर देखते हैं। अब मैं आप सबको नियरेस्ट 1000 फाइंड करने के लिए सिखाता हूँ। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। 65,437। तो 65,437 को हमें नियरेस्ट 1000 तक एस्टिमेट करना है, नियरेस्ट 1000 फाइंड करना है। तो हम सब 1000 के प्लेस तक जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा नंबर 5437 बनता है। तो हम सब 5437 किन दो थाउजेंड्स के बीच आता है। तो हम जानते हैं कि 5437 हमारा 5000 और 6000 के बीच एग्जिस्ट करता है, और हमारा 10,000 का प्लेस सेम का सेम रह जाएगा, अर्थात 65,437 65,000 और 66,000 के बीच एग्जिस्ट करता है स्टूडेंट्स। अब हम सब इनके बीच का गैप देख करके क्लियरली आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा नियरेस्ट 1000 होगा। तो इसी प्रकार से हम सब नियरेस्ट 1000 भी फाइंड कर लेंगे और नियरेस्ट 10,000 भी फाइंड करेंगे। तो हमें गैप देखने से पता चलता है कि 65,000 और 65,437 के बीच 437 का गैप है, जबकि 65,437 और 65,437 और 66,000 के बीच 563 का गैप है। क्लियरली हमें पता है स्टूडेंट्स कि 65,437 के ज़्यादा क्लोज है, अर्थात नियरेस्ट 1000 हमारा 65,000 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हमें इस संख्या का नियरेस्ट 10,000 फाइंड करना हो, निकटतम 10,000 फाइंड करना हो, तो हम सब देखेंगे 10,000 के प्लेस तक देखते हैं, 1s, 10s, 100, 1000 और 10,000। तो हमारा 10,000 के प्लेस पे 6 है स्टूडेंट्स। तो हम सब देखेंगे कि 6
65,437 किन दो 10,000 के बीच एग्जिस्ट करता है? तो 65,437 60,000 और 70,000 के बीच एग्जिस्ट करता है। क्योंकि स्टूडेंट्स अभी सब हम सब 10,000 के रेस्पेक्ट में सारा चीज़ देख रहे हैं, तो 60,000 और 65,437 के बीच का गैप 5,437 का है, जबकि 65,437 के बीच का गैप 4,563 का है। अर्थात 65,437 के ज़्यादा क्लोज 70,000 है, इसलिए हमारा नियरेस्ट 10,000 70,000 होगा। तो इस तरह से हमने अभी तक नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 10,000 फाइंड करना सीख लिया। अब हम सब अपने मेन चैप्टर के मुख्य प्रश्न पर, अपने प्रश्नावली 1.3 पर आते हैं। अब हम सब अपने मुख्य प्रश्नावली 1.3 पे आते हैं। हमारा 1.3 का पहला नंबर प्रश्न है, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक का आकलन कीजिए। हमें निम्न प्रश्नों का आकलन करना है। हमारा पहला प्रश्न है, तो आकलन करने का नियम यह है स्टूडेंट्स कि हमें जो भी संख्या दी गई होती है, हमें उनके अधिकतम स्थान तक आकलित करना होता है। अर्थात सीधे शब्दों में दिया जाए बताएं तो, यदि हमारा दिया हुआ संख्या 2 डिजिट्स का है, अर्थात पहला डिजिट राइट साइड से पहला डिजिट 1s होगा और राइट साइड से दूसरा डिजिट 10s होगा। उसी तरह से यदि हमें 3 डिजिट का नंबर दिया जाए तो तीसरा 1s, 10s और 100 होगा। अर्थात अगर चौथा दिया जाए तो हमें चौथा डिजिट 1000 प्लेस का होगा। तो अर्थात मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमें जितने भी डिजिट्स के नंबर दिए जाएं, जितने भी प्लेस के नंबर दिए जाएं, हमें उतने ही प्लेस तक उसका एस्टिमेट वैल्यू फाइंड करना है, अर्थात नियरेस्ट वैल्यू फाइंड करना है। यदि हमें 100 प्लेस तक के नंबर दिए गए हैं तो हमें नियरेस्ट 100 तक एस्टिमेट करना है। यदि हमें 1000 प्लेस तक के नंबर दिए गए हैं तो हमें नियरेस्ट 1000 तक उनका वैल्यू फाइंड करना है। अगर हमें कोई नंबर 10 प्लेस तक का ही दिया गया है तो हमें नियरेस्ट 10 फाइंड करना है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम सब स्टार्ट करते हैं हमारा पहला नंबर प्रश्न। हमारा पहला नंबर प्रश्न है, 730 प्लस 998। तो सबसे पहले हम सब हमारा पहला नंबर 730 का सन्निकट मान निकाल लेते हैं, यानी कि नियरेस्ट वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। क्योंकि हमारा 730 1s, 10s, 100 प्लेस का है, इसलिए इसका सन्निकट हम 100 तक सन्निकटन करेंगे, अर्थात इसका हम लोग नियरेस्ट 100 फाइंड करेंगे। तो हमारे 730 के लिए 730 हमारे दो नियरेस्ट 100 के बीच आता है, वह है 700 और 800। 700 और 800। तो 700 और 730 के बीच 30 का गैप है, जबकि 730 और 800 के बीच 70 का गैप है। तो क्लियरली 700 हमारा ज़्यादा क्लोज है, अर्थात 730 का
100 तक सन्निकट करने पे हमें 700 प्राप्त होता है। उसी तरह से हमारा दूसरा नंबर 998 में भी 100 तक का प्लेस दिया गया है। तो 998, 900 और 1000 के बीच में आता है स्टूडेंट्स। तो अब हम सब इनके बीच का गैप देख लें। तो 900 से 998 के बीच 998 के बीच का गैप 98 का है और 998 से 1000 का गैप मात्र 2 का है। तो क्लियरली हमें पता चल गया स्टूडेंट्स कि 1000 ज़्यादा क्लोज है, अर्थात हमारा नियरेस्ट 100 1000 होगा। इसी प्रकार से जब हमें नियरेस्ट इन दोनों संख्याओं का नियरेस्ट 100 प्राप्त कर लिया, 100 तक सन्निकट मान निकाल लिया गया है, तो अब हम सब इनका आकलन कर लेंगे। तो हमें अपने प्रश्नानुसार यहाँ दिया गया है कि हमें इन दोनों मान का आकलन करना है योग के द्वारा, अतः हम सब अगला स्टेप लिखेंगे। हमारा जो प्रश्न था 730 प्लस 998, तो वो इक्वल हो जाएगा 730 के स्थान पे हम लोग इसका सन्निकट मान 100 का सन्निकटित मान 700 प्रयोग करेंगे और प्लस का प्लस लिखा हमने, और 998 के बदले हम सब 1000 का प्रयोग करेंगे, जो कि 998 का 100 तक सन्निकटित मान है, नियरेस्ट 100 वाला वैल्यू है। तो वो सब हम जब बैठा देते हैं तो हमें 700 प्लस 1000 प्राप्त होता है, जिसका सम करने पे हमें 1700 प्राप्त होता है। अतः हमारे दिए हुए प्रश्न ए नंबर 700 प्लस 998 का आकलित योग एस्टिमेट सम 1700 होगा। अब हम सब बी नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। हमारा बी नंबर प्रश्न है 796 1s 10s 100। स्टूडेंट्स, क्योंकि ये 100 प्लेस तक है, अर्थात इसका हम सब नियरेस्ट 100 फाइंड करेंगे। इसका हम सब 100 तक सन्निकटित वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो 796 हमारा 700 और 800 के बीच आता है स्टूडेंट्स। अब इनके बीच का गैप देखा जाए तो 700 और 796 के बीच 96 का गैप, और 796 और 800 के बीच 8 का गैप है। तो चूँकि सबसे कम गैप 800 तक है, अर्थात इसका नियरेस्ट 796 का नियरेस्ट 100 800 होगा। और इसी प्रकार से -314 के लिए नियरेस्ट 100 हो जाएगा। -314 जो है -300 और -400 के बीच एग्जिस्ट करेगा स्टूडेंट्स, और इनके बीच का गैप 14 है, और 314 और 400 के बीच का गैप 86 है। तो चूँकि -300 और -314 के बीच का गैप बहुत कम है, अतः -314 का निकट 100 तक सन्निकट करने पे इसका मान -300 प्राप्त होगा, अर्थात -314 का नियरेस्ट 100 -300 होगा। अब हम सब प्रश्न के अनुसार इन दोनों का अंतर ज्ञात कर लेंगे। तो हमारा प्रश्न है 796 -314, तो इसके जगह पे हम लोग इनका सन्निकटित मान लिखेंगे, अर्थात 796 के स्थान पे इसका सन्निकटित मान 800 और -314 के स्थान पे इसका सन्निकटित मान -300 लिखेंगे, और इसको हल करने के बाद हमें 500 प्राप्त होता है। इसलिए आकलित अंतर अर्थात एस्टिमेट डिफरेंस इसका 500 होगा। अब हम सब अपने अगले प्रश्न
सी की ओर आते हैं। हमारा सी नंबर प्रश्न है, हमारा सी नंबर प्रश्न है 12,904 प्लस 2,888। तो हमारा 12,904 वंस, टेंस, 100, 1000, हमारे सी नंबर के प्रश्न में 12,904 जो है वो 10,000 के प्लेस तक का है, अर्थात हमें इसका नियरेस्ट थाउजेंड ही फाइंड करेंगे, बिकॉज हमारा अगला नंबर भी 1000 प्लेस तक का ही है। तो हम सब जब 12,904 का नियरेस्ट 1000 फाइंड करते हैं तो 1000 तक हमें देखने पे 2,904 प्राप्त होता है, अर्थात हमारा दिया गया संख्या 12,000 और 13,000 के बीच एग्जिस्ट करता है स्टूडेंट्स। तो अब इनके बीच का गैप देखा जाए तो 12,000 और 12,904 के बीच 904 का गैप है, जबकि 12,904 और 13,000 के बीच 96 का गैप है। अर्थात स्टूडेंट्स 12,904 और 13,000 के बीच गैप कम है, अर्थात 12,904 से ज़्यादा क्लोज 13,000 है, अर्थात इसका नियरेस्ट 1000 वैल्यू 12,904 का नियरेस्ट 1000 वैल्यू अर्थात 1000 का सन्निकट करने पे इसका मान 13,000 प्राप्त होगा हमें। इसी प्रकार से 2,888 का भी 1000 तक नियरेस्ट 1000 फाइंड करने पे हमें 3000 प्राप्त फाइंड होगा, क्योंकि 2,888 2000 और 3000 के बीच आता है, और 2000 से 2,888 के बीच का गैप 888 का है, जबकि 2,888 से 3000 के बीच का गैप 112 का है। चूँकि गैप 112 बहुत कम है, अर्थात 3000 2,888 के ज़्यादा क्लोज है, अर्थात नियरेस्ट 3000 होगा। अब हम सब अपने प्रश्नानुसार इन दोनों के सन्निकट मान का योग कर लेंगे। तो हमारा प्रश्न है 12,904 प्लस 2,888, तो इसके स्थान पे हम इनका सन्निकटित मान 12,904 का सन्निकटित मान 13,000 प्लस 2,888 का सन्निकटित मान 3,000 रखा, और इनका योग करने पे हमें 16,000 प्राप्त हुआ। इस तरह से इसका एस्टिमेट सम अर्थात आकलित योग 16,000 होगा। अब हम सब हमारे अगले प्रश्न डी की ओर आते हैं। हमारा डी प्रश्न है 28,292 वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000। ये हमारा 10,000 प्लेस का है, और हमारा अगला नंबर भी 10,000 प्लेस का ही है, अर्थात इस बार हम सब
दिए गए संख्याओं का हम सब चाहे तो 10,000 के अकॉर्डिंग एस्टिमेट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, परंतु 10,000 के अकॉर्डिंग अगर इसका किया जाए तो हमें जो आंसर प्राप्त होगा वो वास्तविक आंसर से काफ़ी दूर होगा। इसलिए हम सब 10,000 का सन्निकटन ना करते हुए इन प्रश्न के लिए 1,000 तक का सन्निकटन वैल्यू फाइंड करते हैं। $28,292 का 1,000 तक सन्निकटित करने पे इसका सन्निकटित मान 28,000 होगा और -21,496 का 1,000 तक सन्निकटित करने पे इसका मान -21,000 होगा। अतः प्रश्न के अनुसार इनका अंतर निकालने पे इसके सन्निकटित मान 28,292 के स्थान पे 28,000 यूज़ किया और -21,496 के स्थान पे इसका सन्निकटित मान -21,000 यूज़ किया तो हमें इसका हल 7,000 प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमने डी वाले प्रश्न का भी हल प्राप्त कर लिया और इसका आकलित अंतर एस्टीमेट डिफरेंस 7,000 प्राप्त किया। अब हम सब अपने दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 2 है, एक मोटे तौर पर रफ आकलन 100 तक सन्निकटित और एक निकटतम आकलन 10 तक सन्निकटन दीजिए। अर्थात हमें दिए हुए प्रश्न के लिए 100 तक सन्निकटन और 10 तक सन्निकटन करना है। अर्थात हमें दिए गए वैल्यू का सॉल्यूशन नियरेस्ट 100 तक के लिए और नियरेस्ट 10 तक के लिए देना है स्टूडेंट्स। तो हम सब पहले दिए हुए प्रश्न ए के लिए तीनों संख्याओं का 100 तक सन्निकटित मान निकाल लेते हैं, यानी कि तीनों दिए हुए नंबर्स का नियरेस्ट 100 वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हमें पता चलता है 439 का नियरेस्ट 100 400 होगा, 334 का नियरेस्ट 100 300 और 4,317 का नियरेस्ट 100 4,300 होगा। अब हम सब हमारा जो प्रश्न है 439 प्लस 334 प्लस 4,317, इसके जगह पे हम इन तीनों का सन्निकटित मान बैठा देते हैं। 439 का सन्निकटित नियरेस्ट 100 वैल्यू 400 होगा, उसे बैठा दिया, प्लस 334 का नियरेस्ट 100 300 हुआ, इसे ही बैठा दिया, प्लस 4,317 का नियरेस्ट 100 वैल्यू 4,300 होगा, इसे भी जब बैठा दिया, इसे इन सभी का सम करने पे हमें 5,000 प्राप्त होता है स्टूडेंट्स। इस तरह से हम सब दिए हुए हमारे डी के प्रश्न का सॉल्यूशन नियरेस्ट 100 के अकॉर्डिंग 100 तक सन्निकटित करने पे इसका सम एस्टीमेट सम 5,000 प्राप्त हुआ। अब हम सब इसी प्रश्न का सॉल्यूशन 10 तक सन्निकटित करके अर्थात नियरेस्ट 10 के अकॉर्डिंग इस प्रश्न का हल करेंगे। तो अब 300 हमारे दिए हुए प्रश्न का पहला संख्या 439 का 10 तक सन्निकटित करने पे इसका वैल्यू 440 होगा, 334 का 330 होगा और
4317 का नियरेस्ट 10 4320 होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि जब हम सब नियरेस्ट 10 तक सन्निकटित कर रहे होते हैं तो हमें बस 10 तक के संख्या तक देखना होता है। तो हमारा 10 तक का संख्या 17 है, अर्थात 17 हमारा 20 और 17 हमारा 10 और 20 के बीच आता है, और 10 और 17 के बीच 7 का गैप है, जबकि 17 और 20 के बीच 3 का गैप है, अर्थात नियरेस्ट हमारा 20 हुआ। अर्थात हम सब 17 के स्थान पे 20 का यूज़ करेंगे और 17 के स्थान पे 20 का यूज़ करेंगे, जबकि 100 और 1000 के प्लेस पे हमें दोनों स्थान पर सेम ही अंक रहेगा। तो इस तरह से 4317 का नियरेस्ट वैल्यू हमें 4320 प्राप्त होता है। अब हम सब इनका योग कर लेंगे। हम सब इस प्रश्न का योग करने पे पाते हैं कि इसका हमारा प्रश्न 439 प्लस 334 प्लस 4317 के स्थान पर इसका 10 का सन्निकटित मान नियरेस्ट 10 वैल्यू जो है वो हम बैठाते हैं, तो हमें इनका योग करने पे 5090 प्राप्त होता है, अर्थात इसका 10 का सन्निकटित योग 5090 होगा। अर्थात हमारे दिए गए प्रश्न का सॉल्यूशन 5090 होगा। और हम सब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अब हमारे बी प्रश्न के लिए हम सब को पिछले प्रश्न की तरह ही हल करना है। तो सबसे पहले हमारे बी प्रश्न के लिए हमें बोला गया है कि हमें इनका आकलन, बी नंबर प्रश्न का आकलन 100 तक सन्निकटित करते हुए करना है और फिर 10 तक सन्निकटित करते हुए करना है। तो सबसे पहले हम सब इसका आकलन 100 तक सन्निकटित करते हुए अर्थात नियरेस्ट 100 फाइंड करते हुए करेंगे। तो सबसे पहले हमारे दिए हुए प्रश्न 1,08,734 का 100 तक सन्निकटित करने पे हमें 1,08,700 प्राप्त होता है। मैंने सन्निकटित करना पिछले प्रश्नों में बता ही चुका है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमें 100 तक सन्निकटित करने के लिए हमें 100 के स्थान तक देखना होता है। तो हमारा 100 तक के स्थान तक का 734 है स्टूडेंट्स, जो कि 734 700 और 800 के बीच पाया जाता है। तो 734 700 के ज़्यादा क्लोज है, अर्थात इसका 100 का सन्निकटन 700 होगा और बाकी के प्लेसेस सेम ही होंगे, अर्थात 734 की जगह पे 700 आ जाएगा और बाकी के 1000, 10,000 और लाख के प्लेसेस सेम के सेम ही रहेंगे। अर्थात हमारा 100 तक सन्निकटित करने पे 1,08,734 का मान 1,08,700 होगा। इसी तरह से 47,599 का 100 के प्लेस तक एस्टिमेट वैल्यू फाइंड करने पे हमें -47,600 प्राप्त होगा, क्योंकि 500 और 600 के बीच पाया जाता है और 599 से 600 के गैप बहुत ही कम 1 का है।
अर्थात 599 के लिए 100 तक का सन्निकटन 600 होगा, इसलिए 599 के बदले 600 आ जाएगा और बाकी का -47 सेम का सेम ऐसे ही रहेगा। अर्थात -47,599 का 100 तक सन्निकट करने पर नियरेस्ट 100 फाइंड करने पे हमें -47,600 वैल्यू प्राप्त होता है। अब हमें हमारे प्रश्न के अनुसार इनका अंतर निकालना है, इनका डिफरेंस निकालना है, वो भी इसके सन्निकटित वैल्यू का उपयोग करते हुए। तो हम लोग नियरेस्ट 100 का जो वैल्यू है वो इस प्रश्न के बदले में यूज़ करेंगे और इनका डिफरेंस हमें प्राप्त करना होगा। तो जब हम इसका डिफरेंस निकालते हैं तो हमें 61,100 प्राप्त होता है। अतः 100 तक सन्निकटित करने पे नियरेस्ट 100 तक एस्टिमेट करने पे हमें इसका एस्टिमेट डिफरेंस 61,100 प्राप्त होता है। अब इसी प्रश्न का हमें 10 तक सन्निकटित करके इसका वैल्यू फाइंड करना है, अर्थात नियरेस्ट 10 तक के लिए इसका वैल्यू फाइंड करना है हमें वापस से। तो अब हम सब दिए गए प्रश्न को 10 तक जब सन्निकटित करते हैं तो हमें 1,08,734 1,08,734 का निकटतम 10 तक वैल्यू 1,08,730 प्राप्त होता है, क्योंकि 34 और 40 के बीच पाया जाता है और 34 के ज़्यादा क्लोज है। अर्थात हम सब 34 के स्थान पे 30 का यूज़ करते हैं और बाकी का हमारा 100, 10,000, लाख और 10 लाख का प्लेस सेम ही रहेगा। अर्थात 1,08,734 के यहाँ पे हम सब 10 तक सन्निकटित करने पे नियरेस्ट 10 वैल्यू इसका 1,08,730 होगा। ठीक इसी तरह से -47,599 का 10 तक सन्निकटित करने पे इसका मान -47,600 होगा, क्योंकि 10 तक अगर देखें तो हमें 99 10 तक के स्थान तक हमें 99 नंबर प्राप्त होता है, जो कि 99 10 के 2 मल्टीपल 10 के 2 मल्टीपल 90 और 100 के बीच पाया जाता है। 90 से 99 का 90 से 99 का गैप 9 का है और 99 से 100 का गैप 1 का है, क्योंकि 99 के ज़्यादा क्लोज 100 है। अर्थात हमें 99 के यहाँ पे 100 का यूज़ करना है। तो 100 का जब यूज़ करेंगे 99 के स्थान पे तो 500 हमारे पास पहले से था और ये 99 100 बन जाने के कारण ये 599 600 में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारा बाकी का 1000 और 10,000 के प्लेसेस सेम ही रहेंगे। अर्थात -47,599 का 10 तक सन्निकटित करने पे इसका मान -47,600 होगा। अब हमारे प्रश्न के अनुसार हमारा प्रश्न था 1,08,734 -47,599, तो इनके यहाँ पे हम लोग इसका 10 का सन्निकटित मान बैठा करके इसका अंतर निकाल लेंगे। तो हमें इसका अंतर 61,130 61,130 प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमने बी प्रश्न को भी हल कर लिया। अब हम सब अगले प्रश्न सी की ओर पढ़ेंगे। हमारे दिए गए प्रश्न हमारे प्रश्न सी 8,325 -491 है। तो अब हम सब इन दोनों नंबर्स का 100 तक सन्निकटित कर लेते हैं। तो हमें नियरेस्ट 100 वैल्यू फाइंड करने में प्राप्त होता है 8,325 का नियरेस्ट 100 वैल्यू फाइंड होगा। तो हमें पता चलेगा कि वह 8,300 है और -491 का 100 तक सन्निकटित करने पे इसका वैल्यू -500 प्राप्त होता है। अब प्रश्न के अनुसार इनका अंतर निकालना है। तो हम सब इसके
मुख्य प्रश्न के स्थान पर इसका सन्निकटित मान बैठाने पे और इसका अंतर निकालने पर हमें 7800 प्राप्त होता है। अतः इसका 100 तक सन्निकटित करने पे इसका अंतर 7800 प्राप्त होगा। हमारे सी प्रश्न का हल 100 के सन्निकटित करने पे 7800 प्राप्त होता है। अब हमारे सी प्रश्न का हल हम सब 10 तक सन्निकटित करके अर्थात नियरेस्ट 10 के अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे। तो हमारे दिए हुए प्रश्न 8325 का 10 का सन्निकटित करने पे 8330 हो जाएगा और माइनस 491 का 10 का सन्निकटित करने पे 490 हो जाएगा। इस तरह से इसका डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग इसका सन्निकटित मान बैठाएंगे और अंतर निकालने पे हमें 7840 प्राप्त होगा। इस तरह से हम सब ने सी में दिए हुए प्रश्न का भी 100 तक सन्निकटित करके तथा 10 तक सन्निकटित करके अर्थात नियरेस्ट 100 तक एस्टिमेट करके और नियरेस्ट 10 तक एस्टिमेट करके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड कर लिया है। और हम सब हमारे अगले प्रश्न डी की ओर बढ़ते हैं। हमारा डी नंबर प्रश्न है 4,89,348 और माइनस 48,365। इसका 100 तक सन्निकटित करने पे इन दोनों का मान हो जाएगा, पहले का मान हो जाएगा 4,89,300 और दूसरे माइनस 48,365 का 100 तक सन्निकटित करने पे माइनस 48,400 हो जाएगा। अब हमारे प्रश्न के अनुसार इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे। तो इसका अंतर निकालते वक्त हमें इसके सन्निकटित मान नियरेस्ट 100 वाले वैल्यू का हमारे वैल्यू को पुट करना है। तो हमें इसका डिफरेंस हमें इसका डिफरेंस 4,40,900 प्राप्त होगा। अब हम सब हमारे दिए हुए प्रश्न डी का 10 तक सन्निकटित मान करके इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो हमारे 4,89,348 को 10 तक सन्निकटित करने पे नियरेस्ट 10 वाला वैल्यू 4,89,350 होगा, जबकि माइनस 48,365 का नियरेस्ट 10 वाला वैल्यू माइनस 48,370 होगा। अब हम सब प्रश्न के अकॉर्डिंग इसका भी डिफरेंस निकाल लेंगे। तो हमारे दिए हुए प्रश्न 4,89,348 माइनस 48,365 के स्थान पे इसका सन्निकटित मान 4,89,350 माइनस 48,370 जो कि नियरेस्ट 10 तक का वैल्यू है। इसे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसका डिफरेंस निकालने पे हमें 4,40,980 प्राप्त होता है। इस तरह से अब तक हमने प्रश्न नंबर 2 तक के सारे प्रश्न हल कर लिए। एक्सरसाइज 1.3 का प्रश्न नंबर 2 तक हल कर लिया। अब हम सब हमारे अगले प्रश्न और आखिरी प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा प्रश्न है, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गुणनफलों का आकलन कीजिए। हमें निम्नलिखित के लिए गुणनफल का आकलन करना है। तो हमारा पहला नंबर प्रश्न है 578 और 161। तो 578 का 100 तक निकटित करने पे हमें 600 प्राप्त होता है और 161 का 100 तक सन्निकटित करने पे 200 प्राप्त होता है।
अब हम सब इनका मल्टीपल निकाल लेंगे, गुना कर लेंगे। तो हमें 578 के स्थान पे इसका एस्टीमेट नियरेस्ट 100 वैल्यू 600 सब्स्टिट्यूट कर दिया और 161 का नियरेस्ट 100 वैल्यू 200 सब्स्टिट्यूट कर दिया। और जब इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 1,20,000 प्राप्त होता है। मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका स्टूडेंट्स कि हम सब जीरो वाले डिजिट को छोड़ करके बाकी के डिजिट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 6 2 जा 2 हो जाएगा, सिर्फ 6 2 जा 12 हो जाएगा और 1 2 3 4 टोटल 4 जीरो हैं, इसलिए हम सब 4 जीरो यहाँ पे बैठा देंगे। तो इस तरह से हमारा 600 इंटू 200 इज इक्वल टू 1,20,000 1,20,000 होता है। अब हम सब अपने बी नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा बी नंबर प्रश्न है 5,281 इंटू 3,491। तो 5,281 वंस, टेंस, 100 और 1000 प्लेस का है, इसलिए हम सब इसका एस्टीमेट वैल्यू नियरेस्ट 1000 तक फाइंड करेंगे। तो इसका नियरेस्ट 1000, तो 5,289 हमारा 2000 के बीच एग्जिस्ट करेगा, 5000 और 6000 के बीच एग्जिस्ट करेगा। 5,289 5000 और 6000 के बीच एग्जिस्ट करेगा और 5000 और 5,289 के बीच का गैप 289 का है, जबकि 5,281 वंस, टेंस, 100, 1000 प्लेस का है, इसलिए हमारे ये 2000 के बीच में एग्जिस्ट करेगा, 5000 और 6000 के बीच एग्जिस्ट करेगा और 5000 और 5,281 के बीच 281 का गैप है और 5,281 और 6000 के बीच 719 का गैप है। तो क्लियरली स्टूडेंट्स हम सब देख सकते हैं कि 5,000 और 5,281 के बीच का गैप कम है, अतः नियरेस्ट 1000 5,281 के लिए नियरेस्ट 1000 हमारा 5,000 हो जाएगा। अब हम सब हमारे अगली संख्या 3,491 के लिए देखेंगे। तो हमारा दिया हुआ संख्या 3,491 के लिए अधिकतम प्लेस, ग्रेटेस्ट प्लेस 1000 प्लेस है, अर्थात हमारा 3,491 को हम सब 1000 का सन्निकट करेंगे, अर्थात 1000 नियरेस्ट 1000 फाइंड करेंगे। तो हमारा 3,491 3000 और 4000 के बीच एग्जिस्ट करेगा। तो हमारा 3000 और 3,491 के बीच 491 का गैप है, जबकि 3000 और 3,491 के बीच 491 का गैप है और 3,491 और 4000 के बीच 509 का गैप है। क्योंकि 491 का गैप कम है, अर्थात 4,491 के ज़्यादा क्लोज 3000 है, अर्थात 3,491 के लिए नियरेस्ट 1000 3000 होगा। अब हम सब ने इन दोनों नंबर्स के लिए नियरेस्ट 1000 फाइंड कर लिया है। तो 5,281 का नियरेस्ट 1000 5000 होगा और 3,491 का नियरेस्ट 1000 3000 होगा। अब हम सब हमारे प्रश्न के अनुसार इन दोनों का गुणनफल कर लेंगे। तो 5,281 के स्थान पे इसका एस्टीमेट वैल्यू, एस्टीमेट नियरेस्ट 1000 5000 सब्स्टिट्यूट करेंगे और 3,491
के स्थान पे इसका नियरेस्ट 3000 सब्स्टिट्यूट करेंगे। हम दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1 करोड़ 50 लाख प्राप्त होगा स्टूडेंट्स। और मल्टीप्लाई करने का ईजीएस्ट वे यह है स्टूडेंट्स कि हम सब जीरो के अलावा जो भी नंबर से पहले उसको मल्टीप्लाई कर लें। तो 5 3 जा 15 हो जाएगा स्टूडेंट्स। 5 3 जा 15 हो जाएगा स्टूडेंट्स। और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 जीरो है, इसलिए हम सब यहाँ पे 6 जीरो बैठा देंगे। तो हमारा 1 करोड़ 50 लाख हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमने बी नंबर प्रश्न को भी हल कर दिया। अब हम सब अपने सी और डी प्रश्न को हल करते हैं। हमारा सी नंबर प्रश्न है, अब हम सब एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के सी नंबर को हल करेंगे। हमारा सी नंबर प्रश्न है 1291 इंटू 592। तो हमारा पहला संख्या 1291 वंस टेंस 100 1000 प्लेस का है, इसलिए हम सब इसका राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 1000 के रिस्पेक्ट में करेंगे, अर्थात इसका 1000 तक सन्निकटित मान निकालेंगे। तो 1291 1291 1000 और 2000 के बीच एग्जिस्ट करता है। तो 1000 और 1291 के बीच 291 का गैप है, और 1291 और 2000 के बीच 709 का गैप है। 1291 और 2000 के बीच 709 का गैप है। तो स्टूडेंट्स क्लियरली हम सब देख सकते हैं कि 1291 के ज़्यादा क्लोज है, अर्थात हमारा नियरेस्ट 1000 हो जाएगा 1000। अब हम सब हमारा अगला नंबर 592 के लिए हमारा हाईएस्ट प्लेस 100 है, अर्थात हमें ये देखना है कि हमारा ये नंबर किन दो हंड्रेड्स के बीच एग्जिस्ट करता है। तो हमारा 592 500 और 600 के बीच एग्जिस्ट करता है, और 500 और 592 के बीच 92 का गैप है, और 592 और 600 के बीच 8 का गैप है। तो सबसे कम गैप 592 और 600 के बीच है, इसलिए हमारा नियरेस्ट 100 600 हो जाएगा। अब जब हम सब इसे गुना करेंगे तो हमें 6 लाख प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमारे सी नंबर प्रश्न का आकलित हल 6 लाख हो गया। अब हम सब इस एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आखिरी प्रश्न डी नंबर है 9250 गुना 29। तो 9250 वंस टेंस 100 1000 प्लेस का है, तो हमें इसे 1000 तक सन्निकट करना होगा, अर्थात नियरेस्ट 1000 हमें इसके लिए फाइंड करना होगा। तो 9250
और 10,000 के बीच एग्जिस्ट करता है स्टूडेंट्स। तो हम सब अब इसके बीच का गैप देखेंगे। 9,000 और 9,250 के बीच का गैप 250 का है और 9,250 और 10,000 के बीच का गैप 750 का है। तो चूँकि 9,000 और 9,250 के बीच का गैप 2,050 बहुत कम है, अर्थात 9,250 के ज़्यादा क्लोज है, इसलिए 9,250 को 1000 के सन्निकट करने पे इसका मान 9,000 होगा। 9,250 का नियरेस्ट 1000 9,000 होगा। अब इसी प्रकार हमारा दूसरा संख्या 29 है। यह हमारा 10th प्लेस तक का है। तो हम इसका 10th तक नियरेस्ट 10 फाइंड करेंगे, यानी कि 10 तक सन्निकटित करेंगे। तो हमारा 29 20 और 30 के बीच में एग्जिस्ट करता है स्टूडेंट्स। तो अब हम इसके बीच का गैप देखें तो 20 और 29 के बीच का गैप 9 है और 29 और 30 के बीच का गैप 1 है। तो हमें आसानी से पता चल गया स्टूडेंट्स कि 29 के ज़्यादा क्लोज 30 है, इसलिए 29 का 10 तक सन्निकटित करने पे इसका मान 30 हो जाएगा, अर्थात 29 के लिए हमारा नियरेस्ट 10 30 होगा। अब हम अपने प्रश्नानुसार इनका आकलित मान ज्ञात कर लेंगे। तो हमारा प्रश्न है 9,250 गुने 29 9,250 इंटू 29। 9,250 के स्थान पर हम इसका सन्निकटित मान 1000 तक सन्निकटित मान नियरेस्ट 1000 वाला वैल्यू 900 रखेंगे और 29 का 10 तक सन्निकटित मान 30 अर्थात नियरेस्ट 10 का वैल्यू 30 रखेंगे। तो हमें इनका गुणनफल 9 3 या 27 और कुल मिला के टोटल 4 जीरो है, इसलिए 4 जीरो बैठा देंगे स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से हमारे डी नंबर प्रश्न का हल 2,70,000 हो जाएगा, 2,70,000। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और समझ आई तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।